तो दोस्तों फाइनली मैं वापस आ गया हूँ और आज से आपको फिर से रेगुलरली इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। और आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। दोस्तों इस मूवी में हमें एक मिस्टीरियस जंगल देखने को मिलेगा। जो भी उस जंगल के अंदर जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। इस मूवी की पूरी कहानी उसी जंगल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। आखिर उस जंगल के अंदर ऐसा क्या है, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, आप में से किसी को ये मूवी फालतू लग सकता है तो किसी को मास्टरपीस, पर अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और मेरे ब्लैक मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है, अगर आपको वो मूवी अच्छी लगी थी तो ये भी अच्छी लगेगी। और हाँ, शायद इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में से इस वीडियो को कट कर करके मत देखना। अगर आप ऐसे देखोगे तो इस स्टोरी को अच्छे से समझ नहीं पाओगे और अंत में मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देके जाओगे। इसीलिए वीडियो को बिना कट किए अच्छे से देखना। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो उसे 1.5x या फिर 2x में देखना, लेकिन बिल्कुल भी कट कर करके मत देखना। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फिरंगी लड़की को देखते हैं। दरअसल अभी वो 2 लाशों को ठिकाने लगाने के लिए अपने कुछ नौकरों के साथ जंगल में आई हुई होती है। पहले वो उन दोनों डेड बॉडी को जमीन पे रखते हैं और सबसे पहले वो लड़की की लाश को उठाते हैं और थोड़ी ही दूर में स्थित एक दलदल के अंदर फेंक देते हैं। और देखते ही देखते उस लड़की की बॉडी दलदल में धंस जाती है। फिर जब वो लड़के की बॉडी को लेने वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि वो लाश वहाँ पे नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो लड़का अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं था। वो किसी तरीके से बोरी से बाहर निकल के भाग गया है। ये देख के वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने नौकरों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है और साथ ही साथ वो खुद भी उस लड़के को ढूंढने लग जाती है और कोइंसिडेंटली उसे वो लड़का मिल जाता है। फिर वो लड़की एक साइकोपाथ की तरह उस लड़के को कहती है कि जेम्स मेरे पास आओ और मुझे किस करो। और जेम्स भी डरते हुए धीरे धीरे उस लड़की के पास आता है और इससे पहले कि वो लड़की उसे मार पाती, वो एक चाकू या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उस लड़की के पेट में घुसा देता है, जिसके वजह से उस लड़की को बहुत दर्द होने लगता है। और इसी बात का फायदा उठा के जेम्स वहां से भाग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं अभी दिन हो चुका है और उसी दलदल के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा उस दलदल से बाहर निकलता है। ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और ठीक उसी टाइम हम कुछ और लोगों को भी इसी जंगल में देखते हैं। एक बंदा जो सिर्फ भाग रहा होता है, जिसे देख के ये लगता है शायद वो यहाँ पे खो गया है। और एक दूसरा बंदा भी है जो एक पत्थर से पेड़ों पे कुछ निशान बना रहा होता है। और यहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, शायद वो इस जंगल में कुछ एडवेंचर करने आए हुए होते हैं, जैसे कि शिकार। तभी उन कॉलेज स्टूडेंट्स में से एक लड़की एक जानवर को देखती है। इससे पहले कि वो उस पे गोली चला पाती, वो जानवर वहां से भाग जाता है। पर तभी उसे लगता है कि शायद कोई और जानवर उनके तरफ भागते हुए आ रहा है। वो तुरंत उस जानवर के तरफ गन तान के गोली चला देती है। पर जब वो पास जाके देखती है, उसे ये पता चलता है कि उसने किसी जानवर के ऊपर नहीं बल्कि एक इंसान के ऊपर गोली चला दी है। पर तभी इस जंगल में अचानक से अंधेरा छा जाता है और साथ ही साथ कान के पर्दे को फाड़ देने वाला एक आवाज इन्हें चारों तरफ से सुनाई देती है। पर थोड़ी देर बाद वो आवाज अपने आप बंद हो जाती है और थोड़ी देर पहले जो बंदा जंगल के अंदर भाग रहा था वो फिर से भागने लग जाता है और लकीली इस बार वो जंगल से बाहर निकल जाता है। पर जैसे ही वो जंगल से बाहर निकल के सड़क पे आता है, वो एक कार से टकरा जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं आनंद नाम का एक बंदा अपनी पत्नी के साथ अस्पताल आया हुआ होता है। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। फिर डॉक्टर डिलीवरी की डेट अगले महीने की बताते हैं। फिर ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और तभी हमें पता चलता है
कि आनंद एक पुलिस कांस्टेबल है। दरअसल वो एक दिन अपने एक सीनियर को सैल्यूट मारना भूल गया था, जिसके चलते वो सीनियर आनंद के ऊपर गुस्सा होके उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसे भेल्लूर कड़ू नाम के एक जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आनंद को मजबूरन अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ के भेल्लूर कड़ू के लिए निकलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं आनंद एक बस पकड़ के भेल्लूर कड़ू के लिए निकल जाता है, पर उसे भेल्लूर कड़ू में पहुंचने के लिए बस से उतर के एक जीप में बैठ के जाना पड़ता है। पर जीप में बैठने से पहले उसे ये पता चलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते उसकी पत्नी को अस्पताल में एडमिट किया गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें आज ही डिलीवरी करवाना होगा। फिर जब वो जीप में होता है तब उसे पता चलता है कि वो एक बेटी का बाप बन गया है। ये बात सुनते ही आनंद खुशी से पागल हो जाता है, पर तभी अचानक से एक बंदा इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। दोस्तों, ये वही बंदा है जिसे हमने जंगल के अंदर भागते हुए देखा था। फिर आनंद फटाफट उस बंदे को जीप में डाल के अस्पताल ले जाता है और हाँ, उस बंदे के पास से उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद आनंद की मुलाकात सीनियर सब इंस्पेक्टर अशोकन सर से होती है, जो पर्सनली एक बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने जूनियर के साथ भी बहुत अच्छे होते हैं। उस वॉकी टॉकी के साथ साथ बाकी जो कुछ भी उस बंदे के पास से मिला था वो उन्हें दे देता है और तभी उन्हें पता चलता है कि इस बंदे का नाम पीटर है। फिर ये चाय पीते हुए गप्पे लगाने लग जाते हैं। तभी अशोक सर को एक पुलिस वाला कॉल करके बताता है कि सर थोड़ा लफड़ा हो गया है। यहाँ पे केरला तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया में कुछ बंदे फोटो शूट कर रहे थे और उनके साथ लड़कियां भी हैं। रेजी ने उन्हें पकड़ लिया है। ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि ये लोग लोकल्स हैं। सर आप रेजी का गुस्सा तो जानते ही हैं, प्लीज जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। दरअसल दोस्तों, ये रेजी एक पुलिस कांस्टेबल है, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो हर छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इससे पहले कि अशोकन सर यहाँ पे पहुंच पाते, रेजी उन बच्चों में से जो कुछ लड़के होते हैं उन्हें कूटने लग जाता है। दरअसल वो बच्चे रेजी को धमकी दे रहे थे कि वो उसे देख लेंगे और इसी बात को लेके उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो उन्हें कूटने लग जाता है। रेजी जैसे ही उन्हें कूटना शुरू करता है, वो लोग रेजी से बचते हुए डर के मारे जंगल के अंदर भाग जाते हैं और रेजी भी उनमें से एक के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है और वो उस लड़के को पकड़ भी लेता है। पर तभी रेजी को वहां पे एक लाश पड़ी हुई मिलती है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, ये उसी बंदे की डेड बॉडी है जिसे उस लड़की ने एक जानवर समझ के गोली मार दी थी। फिर थोड़ी देर बाद अशोकन सर भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर वो बाकी पुलिस वालों से पूछते हैं कि लाश की पहचान हुई कि नहीं। तो एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि सर किसी जानवर ने इसका चेहरा नोच लिया है, इसीलिए चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। पर हाँ सर, इसके पहनावे से लग रहा है कि जरूर ये कोई पुलिस वाला है। तो अशोकन सर उसे कहते हैं फटाफट से फोरेंसिक टीम को यहाँ पे बुला के इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फिर अशोकन सर, आनंद और रेजी यहाँ से चले जाते हैं। पर अचानक से आनंद को उस पीटर के पास से जो वॉकी टॉकी मिला था उसमें से किसी बंदे की आवाज सुनाई देती है। वो बंदा उन्हें कहता है, सर मेरा नाम स्टीफन है, मैं पेरुमलाई पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हूँ सर। मैं और मेरी टीम कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर घुस गए थे, पर पता नहीं वो सब अब कहाँ हैं। पर मैं अभी यहाँ पे अकेले जख्मी हालत में पड़ा हुआ हूँ। मेरा एक पैर टूट गया है सर, मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो अशोकन सर उसे कहते हैं, देखिए मैं केरला पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका एक साथी पुलिस पीटर हमको जख्मी हालत में मिला है और हमने उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया है और ये वॉकी टॉकी हमें उसी के पास से मिला है। तो स्टीफन उन्हें कहता है, सर मैं पिता बनने वाला हूँ, अगर आप मुझे बचा लेंगे मैं अपने बच्चे से मिल पाऊंगा सर। ये बात सुनते ही आनंद थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो खुद बाप बना है। पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी ये लोग केरला तमिलनाडु बॉर्डर में हैं
और स्टीफन जिस एरिया में है वो तमिलनाडु स्टेट के अंदर आता है। केरला पुलिस को उनके एरिया में जाने से पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, पर अभी यहाँ पे किसी के भी मोबाइल फोन पे नेटवर्क नहीं होता है, जिसके चलते वो तमिलनाडु पुलिस से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो रेजी कहता है, देखिए हमें इस फालतू चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तमिलनाडु पुलिस का एरिया है और ये काम उन पे छोड़ देते हैं। पर अशोकन सर और आनंद का मानना ये था कि हमें इंसानियत के नाते स्टीफन को बचाना चाहिए। फिर ये तीनों स्टीफन को ढूंढते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। स्टीफन उन्हें बताता है कि सर यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक बड़ा सा पेड़ है, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। फिर जंगल के अंदर जाते हुए अशोकन आनंद को बताते हैं कि इस जगह को लेके एक अफवाह है कि यहाँ पे कोई अजीब शक्ति है, जो भी यहाँ पे आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता है। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता हूँ, पर ये बात सच है कि कई सारे लोग इस जंगल में लापता हुए हैं। 1960 में हमारे पुलिस स्टेशन में पहला लापता होने का एक केस दर्ज हुआ था। दरअसल एक अमीर पुर्तगाली महिला थी जो यहाँ पे अपने पति के साथ रहती थी, पर एक दिन उसे ये पता चला कि उसके पति का चक्कर उसी के घर में काम करने वाली महिला के साथ चल रहा है। इस बात को लेके वो बहुत गुस्सा हो गई और उन दोनों को मार के इसी जंगल में कहीं फेंक दिया और साथ ही साथ किसी कारण के चलते वो खुद भी मिसिंग हो गई। गांव वालों का मानना यह है कि उन तीनों का आत्मा अभी भी इस जंगल में कहीं भटक रही है। दोस्तों, अशोकन सर ने अभी आनंद को जिस पुर्तगाली महिला के बारे में बताया, हमने उसे इस मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये स्टीफन से पूछते हैं, तुम कहाँ पे हो? तो वो फिर से वही सेम चीज दोहराता है कि एक बड़े से पेड़ के नीचे हूँ। ये लोग उसे उस मंदिर के चारों तरफ ढूंढते हैं, फिर भी वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इन तीनों का मोबाइल नेटवर्क अचानक से वापस आ जाता है। तो सबसे पहले अशोकन पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन के एएसआई को कॉल करते हैं, क्योंकि स्टीफन ने उन्हें कहा था कि वो पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है। अशोकन पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन के एएसआई को बताते हैं कि देखिए, आपके पुलिस स्टेशन का एक इंस्पेक्टर स्टीफन यहाँ जंगल में जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। दरअसल आप ही के पुलिस स्टेशन का एक पुलिस वाला है जिसका नाम पीटर है, हमें वो जख्मी हालत में मिला था, तो उसकी वॉकी टॉकी हमारे पास था और उसी वॉकी टॉकी के जरिए स्टीफन ने हमसे कांटेक्ट किया। उसने हमें मदद मांगा तो हम अभी उसे लेने जंगल में आए हुए हैं। तो एएसआई उन्हें बताता है कि देखिए, हमारे यहाँ अभी कोई भी स्टीफन नाम का पुलिस वाला नहीं है और वैसे भी आप अभी कहाँ पे हैं? तो अशोकन उन्हें बताता है कि वो लोग अभी जंगल के अंदर एक मंदिर के पास हैं। अशोकन से ये सुनते ही एएसआई थोड़ा घबरा जाता है और इन तीनों को जल्द से जल्द वहां से वापस जाने के लिए कहता है। इतना कहने के बाद एएसआई कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पर दूसरी तरफ स्टीफन उन्हें बार बार कह रहा होता है कि सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अशोकन सर उसे कहते हैं कि देखिए, हमने पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन के एएसआई से बात किया, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे कोई भी स्टीफन नाम का बंदा नहीं है, तुम प्लीज हमें सच सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो स्टीफन उन्हें बताता है, ठीक है, आप एक बार फिर से उन्हें कॉल कीजिए और उसे मेरा नाम अच्छे से बताइए, एएसआई मुथुबेल मेरा दोस्त है। तो अशोकन सर फिर से एएसआई को कॉल करते हैं और इस बार स्टीफन वॉकी टॉकी से ही बात करता है कि मुथुबेल, तुम कहाँ चले गए मुथुबेल? मैं जंगल में फंस गया हूँ यार, जल्दी आके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये मुथुबेल का नाम सुनते ही एएसआई को याद आता है कि लगभग 30 साल पहले 26 मई 1994 में पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन में स्टीफन नाम का एक इंस्पेक्टर हुआ करता था। उस टाइम यहाँ का एएसआई मुथुबेल था और मुथुबेल मेरे पिता थे। दरअसल उस टाइम पुलिस की एक टीम कुछ अपराधियों को अदालत लेके जा रहा था, पर तभी बीच रास्ते में ही उन अपराधियों ने पुलिस की बंदूक छीन के जबरदस्ती गाड़ी को रुकवाते हैं और जंगल के अंदर भाग जाते हैं। और उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पापा मुथुबेल और स्टीफन के साथ साथ 3 और पुलिस वाले उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है,
क्योंकि पिछले 30 साल से उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला है। पर अभी अचानक से 30 साल बाद भला स्टीफन वापस कैसे आ सकता है? इतना कहने के बाद एएसआई कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। एएसआई की बातों को सुनने के बाद रेजी डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से वापस चला जाएगा। इस भयानक जंगल में वो और ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। फिर रेजी तो चला जाता है, पर अशोकन और आनंद वहीं पे रुकते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर 26 मई 1994 को जंगल के अंदर हुआ क्या था। तो हम देखते हैं 5 पुलिस वाले जंगल के अंदर जाके 2 टीम में बट जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वो उन बदमाशों को पकड़ सकें। स्टीफन और मुथुवेल एक टीम में होते हैं और दूसरी तरफ पीटर बाकी 2 पुलिस वालों के साथ होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम एक पुलिस वाले की बॉडी को ऊपर पेड़ पे लटकते हुए देखते हैं। ये काम जरूर उन भागे हुए अपराधियों का ही है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीफन और मुथुवेल उस कौवे के मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग इस मंदिर के आसपास उन बदमाशों को ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान 2 बदमाश अचानक से कहीं से आके मुथुवेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर ठीक उसी टाइम स्टीफन वहां पे पहुंच जाते हैं और उन दोनों के ऊपर गन तान देते हैं, पर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर स्टीफन उन दोनों में से एक के ऊपर गोली चला देते हैं और जैसे ही खून निकल के जमीन पे गिरती है तभी अचानक से यहाँ का माहौल बदल जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और साथ ही साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड इन सबको सुनाई देता है। दोस्तों, हमने ये सब होते हुए पहले भी देखा है, पता नहीं क्यों अब इन लोगों के साथ भी बिल्कुल वही सब कुछ रिपीट हो रहा होता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो साउंड अपने आप बंद हो जाता है। पर अब जब स्टीफन अपने चारों तरफ देखता है तो वो खुद को अकेला पाता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो लोग थे वो अचानक से गायब हो गए हैं। फिर स्टीफन मुथुवेल को ढूंढते हुए जंगल में इधर उधर भागने लग जाता है और उसी दौरान वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। और आगे क्या हुआ ये तो हम सबको पता है। तो फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये दोनों अभी भी उस मंदिर के पास ही होते हैं। फिर ये दोनों आखिरकार उस बड़े से पेड़ को ढूंढ ही लेते हैं, पर आनंद जैसे ही उस पेड़ के नीचे जाता है तो वो देखता है वहां पे 2 कंकाल पड़े हुए होते हैं और वहां पे एक वाकी टोकी भी पड़ी हुई होती है। ये देख के आनंद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो स्टीफन से पूछता है, क्या तुम हमें बता सकते हो अभी कौन सा साल चल रहा है? तो सामने से स्टीफन कहता है, क्या बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है कि अभी साल 1994 चल रहा है? ये सुनते ही आनंद और अशोकन शॉक हो जाते हैं। इसका मतलब अभी स्टीफन 30 साल पास्ट में इसी पेड़ के नीचे बैठ के दर्द के मारे तड़प रहा है और आगे चल के वो मर भी जाएगा क्योंकि ये उसी का कंकाल है। पर प्रेजेंट में यहाँ पे 2 कंकाल होते हैं। तो आनंद उसे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी है? तो स्टीफन कहता है, हाँ सर, यहाँ पे एक पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं उसी से टकरा के नीचे गिर गया था। इसका यूनिफॉर्म देख के तो लग रहा है कि ये केरला पुलिस से है। इसका नाम है एमजी अशोकन। आनंद अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अशोकन सर तो अभी उसके साथ हैं और जिंदा हैं, तो फिर वो 30 साल पीछे जाके मर कैसे सकते हैं? और फिर हम देखते हैं स्टीफन से इनका कनेक्शन टूट जाता है और वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो स्टीफन से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और तभी अस्पताल से एक पुलिस वाला अशोकन सर को कॉल करके बताता है कि सर, हमने जिस पीटर को यहाँ पे एडमिट किया था वो अभी मर गया। जब हमने उसके परिवार वालों को यहाँ पे बुलाया तो एक 50 साल की बूढ़ी औरत कुछ लड़कों के साथ यहाँ पे आई थी और वो खुद को पीटर की पत्नी बताती है। उसके पास पीटर की वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी थी। वो बूढ़ी औरत सच में पीटर की पत्नी थी। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 30 साल पहले गायब हुआ बंदा अभी भी जवान कैसे है। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेजी को जो लाश मिला था, फॉरेंसिक वाले जब उस लाश को अच्छे से जांचते हैं और उसके चेहरे को साफ करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं।
क्योंकि उस डेड बॉडी के पास से उन्हें एक अंगूठी मिलती है जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा हमने रेजी के पास देखा था। और वहां पे उन्हें रेजी का पर्स भी मिलता है और उस डेड बॉडी का चेहरा भी रेजी के जैसे ही लग रहा है। फिर डॉक्टर ये सब पुलिस वालों को बता देते हैं और वो पुलिस वाला तुरंत अशोकन सर को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद अशोकन कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं, भला कोई अपनी ही डेड बॉडी को कैसे देख सकता है। और दूसरी तरफ हम रेजी को देखते हैं जो उन दोनों से अलग होके वापस जा रहा होता है, पर वो रास्ता भटक जाता है और अचानक से अपने सामने एक बिना सर का कंकाल देखता है। पर वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि उस कंकाल का सर अभी भी ऊपर लटक रहा होता है। दोस्तों, आपको याद होगा 30 साल पहले 1994 में उन अपराधियों ने एक पुलिस वालों को मार के लटका दिया था। ये उसी का कंकाल है। और तभी अचानक से जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है और इसी के चलते वो एक दलदल में फंस जाता है। फिर वो जैसे तैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर रेजी के चिल्लाने की आवाज सुन के अशोकन सर और आनंद वहां पे पहुंच जाते हैं और रेजी को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अशोकन सर को चोट लग जाती है और उनके हाथ से खून निकलने लगता है और जैसे ही खून की कुछ बूंदें जमीन पे गिरती हैं, देखते ही देखते मौसम फिर से बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा हमने 30 साल पहले देखा था। तभी अशोकन सर ऊपर के तरफ गन तान के गोली चला देते हैं। शायद उन्हें यह लगता है कि कुछ पक्षियों के झुंड ये आवाज निकाल रहे हैं और उन्हें डराने के लिए उन्होंने गोली चला दी। पर तभी कुछ ऐसा होता है कि आनंद वहां से टेलीपोर्ट होके कहीं और आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने वही पोर्तुगीज महिला आ जाती है जिसे हमने इस मूवी के शुरुआत में देखा था। उसे देख के हम ये समझ जाते हैं कि ये उसके पति के उसके पेट में चाकू मारने के बाद का सीन है, क्योंकि अभी हम उसके पेट में वो चोट का निशान साफ साफ देख पा रहे होते हैं। तभी वो पोर्तुगीज महिला आनंद के ऊपर गन तान देती है। ये देख के आनंद बहुत डर जाता है, पर तभी वो देखता है वो पोर्तुगीज महिला जेम्स के ऊपर गोली चला देती है और आनंद फिर से टेलीपोर्ट होके कहीं और आ जाता है और अभी यहाँ पे दिन हो रहा होता है। फिर आनंद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो जंगल में एक छोटी बच्ची को देखता है। वो उसे पूछता है कि तुम इस समय इस जंगल में क्या कर रही हो। तो वो बच्ची उसे बताती है कि उसका छोटा भाई इस जंगल में खो गया है, वो उसे ही ढूंढ रही है। तो आनंद उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर आनंद को कुछ आवाज सुनाई देता है और वो उस बच्ची को वहीं पे रुकने के लिए कह के खुद चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रहा था। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि एक बड़े से पेड़ के नीचे अशोकन सर की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। दोस्तों, आपको याद होगा जब ये 2024 में थे तब 1994 वाला स्टीफन ने उन्हें कहा था कि वो एक लाश से टकरा के नीचे गिर गया था और वो लाश अशोकन का था। और अभी आनंद उसी पेड़ के नीचे अशोकन सर की डेड बॉडी को देख रहा होता है, मतलब अभी वो 1994 में है। पर अब तक स्टीफन के साथ वो हादसा नहीं हुआ होता है। अगर वो हादसा हुआ होता तो स्टीफन अभी यहाँ पे जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता। पर तभी उन अपराधियों में से एक आनंद के ऊपर हमला कर देता है। फिर आनंद और उस अपराधी के बीच में हाथापाई होता है और इसी दौरान आनंद उस बच्ची को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद आनंद किसी तरीके से उसके चंगुल से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। और अब हमें यह समझ में आता है कि शायद अशोकन भी 1994 में आ गए थे और जिस अपराधी ने आनंद के ऊपर हमला किया था उसी ने अशोकन को मार डाला है। फिर हम देखते हैं आनंद अचानक से स्टीफन के सामने आ जाता है तो स्टीफन उसके ऊपर गन तान देता है। तो आनंद उसे बताता है कि वो भेल्लूरकड़ू पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है और तब जाके स्टीफन अपना गन नीचे करता है और वो उसे बताता है कि मेरा नाम स्टीफन जॉर्ज है और मैं पेरुमल्लाई पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हूँ। स्टीफन का नाम सुनते ही आनंद शॉक हो जाता है और वो उसे पूछता है सर अभी कौन सा साल चल रहा है।
पहले तो स्टीफन को लगता है कि आनंद उसके साथ मजाक कर रहा है, पर आनंद के दोबारा पूछने पर वो उसे बताता है कि अभी साल 1994 चल रहा है। स्टीफन से ये सुनने के बाद आनंद ये समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो 30 साल पीछे कैसे आ गया। और तभी स्टीफन को मुत्तुवेल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और फिर वो मुत्तुवेल के तरफ भागते हैं और आनंद भी उनके साथ जाता है। फिर हम देखते हैं दो अपराधी मुत्तुवेल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। दोस्तों, हमने एग्जैक्ट यही सेम चीज होते हुए पहले भी देखा है, पर उस टाइम आनंद यहाँ पे नहीं था। मतलब वो सब कुछ अभी फिर से रिपीट हो रहा होता है। फिर स्टीफन एक अपराधी के ऊपर गोली चला देता है और जैसे ही उसका खून जमीन पे गिरता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इन सब को बहुत तेज आवाज सुनने को मिलती है। और इस बार आनंद फिर से टेलीपोर्ट होके अपने आप को 1960 के उस समय में पाता है जब जेम्स उस बोरी से निकल के भाग गया था। तो हम देखते हैं वो पोर्तुगीज लड़की गन लेके जेम्स को ढूंढ रही होती है और तभी उसे जेम्स मिल भी जाता है। वो जेम्स को अपने पास बुलाती है, पर उसके पास आते ही जेम्स उसके पेट में चाकू घुसा के वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी जो उस पोर्तुगीज महिला के लिए काम करता है वो गन के साथ वहां पे पहुंच जाता है। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई होता है और इसी दौरान उस गन से गोली चल जाती है और तभी एक दूसरा नौकर भी यहाँ पे पहुंच जाता है। फिर वो एक तलवार से जेम्स के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और तभी फिर से आनंद टेलीपोर्ट होके उस बंदे के पास निकलता है जिसे हमने पहले भी पेड़ों पे निशान बनाते हुए देखा था। वो बंदा आनंद से कहता है, इस जंगल में कोई भी भूत नहीं है और तुम अभी जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वो सब कुछ मैंने भी महसूस किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो आनंद उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या चल रहा है। वो बंदा आनंद से कहता है, जब से तुम इस जंगल के अंदर आए हो क्या तुमने एक भी कौवे को यहाँ पे देखा है? नहीं ना, पर तुमने उस मूर्ति को तो देखा ही होगा। दरअसल जो कुछ भी अजीब चीजें यहाँ पे हो रहा है वो सब कुछ उस मूर्ति के आसपास के एरिया में ही हो रहा है। इस सब की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, मतलब उस समय जब पोर्तुगीज पहली बार इंडिया आए थे। उस टाइम इस जंगल में एक ट्राइब रहा करती थी और वो लोग इस मूर्ति को पूजते थे और इस मूर्ति के चारों तरफ घूमते हुए वो अपने भगवान की प्रार्थना किया करते थे। और जब भी उस ट्राइब में कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी वो पूजा करके कौओं को प्रसाद खिलाती थी। उनका मानना ये था कि ऐसे करने से उनके होने वाले बच्चों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फिर जब पुर्तगालियों का दबदबा पूरे भारत में चरम पे था तब इस एरिया पे शासन करने के लिए लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो नाम का एक शासक आता है। फिर वो लोगों के सारे मान्यताओं को मिटाने का प्रण लेता है। फिर वो सारे पूजा स्थलों को भी नष्ट कर देता है और मूर्तियों को बाहर लेके बेच देता है। उसका मानना ये था कि लोग सिर्फ उसी को पूजें और बाकी सभी भगवानों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। और ऐसे ही एक दिन उसे ये पता चलता है कि जंगल के अंदर एक ट्राइब है जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। फिर वो अपनी पूरी सेना के साथ उस जंगल में जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उस मूर्ति को भी वहां से लेके बाहर बेच देगा। इस दौरान वो ट्राइब वाले उससे विनती करते हैं, ये हमारे भगवान हैं और आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, पर गैब्रियल उनका एक नहीं सुनता है। फिर वो इस मूर्ति को यहाँ से उखाड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है, पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो उस मूर्ति को वहां से 1 इंच भी हिला नहीं पाते हैं। ये सब देख के गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो इस ट्राइब के सभी लोगों को जान से मार डालें। देखते ही देखते वो लोग इस पूरी ट्राइब को खत्म कर देते हैं, पर गैब्रियल सिर्फ इतने में नहीं रुकता है, वो इस पूरे जंगल को जला देता है, जिसके चलते वहां के सभी कौवे भी जल के मर जाते हैं। उस वक्त तो उनका भगवान उन्हें बचाने नहीं आया, पर जिस दिन से उन लोगों का खून उसके सामने जमीन पे गिरा था तब से वो उसके आसपास के जंगल के समय को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लॉर्ड गैब्रियल को अपने महल से उस मूर्ति तक पहुंचने में 1 घंटा लगा था, पर सुनने में ये अजीब लगेगा कि उस दिन के बाद से वो इसी जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाया है।
गैब्रियल आज भी इस जंगल में अपने सफेद घोड़े के साथ कहीं भटक रहा है। तो उस दिन के बाद से जब भी इस जंगल में किसी का खून जमीन पे गिरता है और आवाज एक निश्चित सीमा से ऊपर जाती है, तब इंसान यहाँ पे एक टाइम लूप में फंस जाता है। पर दोस्तों अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये बंदा आखिर कौन है। तो आनंद जब उसे उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि गैब्रियल को उस ट्राइबल लोगों के बारे में बताने वाला मैं ही था। मैं एक पुर्तगाली जासूस था। तब से लेके आज तक मैं भी इस समय के चक्र में फंसा हुआ हूँ। फिर वो आनंद को ये भी बताता है कि इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। दरअसल जिस हादसे के वजह से लूप शुरू हुआ है, तुम्हें किसी तरीके से उस हादसे को होने से पहले रोकना होगा, तब जाके तुम इस समय के चक्र से बाहर निकल पाओगे। तभी आनंद को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। दरअसल दोस्तों वो चिल्लाने वाला बंदा कोई और नहीं, रेजी था। वो इस वक्त उस दलदल में फंसा हुआ है। दोस्तों हमने ये सीन पहले भी देखा था, जब रेजी अशोकन और आनंद से अलग होके वापस जा रहा था। उस वक्त वो दलदल में फंस गया था। इससे पहले कि वो मदद करने जा पाता, अशोकन और आनंद वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे दो आनंद क्या कर रहे हैं। दरअसल अभी अशोकन सर के साथ जो आनंद रेजी को बचाने आया हुआ है, वो अभी तक टाइम लूप में फंसा नहीं है और ये वाला आनंद ऑलरेडी टाइम लूप में फंस चुका है। फिर यहाँ पे वही सब कुछ रिपीट होता है जिसे हमने पहले भी देखा है, जैसे कि अशोकन के हाथ से खून निकलता है और फिर वो गोली चला देता है और इस तरीके से फिर से एक टाइम लूप क्रिएट हो जाता है। और अभी पेड़ के पीछे जो छुप के देख रहा था, वो आनंद भी टेलीपोर्ट होके खुद को 1960 में पाता है, पर इस बार वो खुद को अकेला पाता है। शायद इस बार वो उस हादसे के होने से पहले या फिर कुछ टाइम बाद के समय में आ गया है। तो अब तक उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उससे वो ये समझ जाता है कि जब भी कोई इस टाइम लूप में फंस के एक अलग टाइम पीरियड में चला जाता है, इस दौरान वो कोई भी रैंडम टाइम पीरियड पे नहीं जाता है। वो हर बार किसी ऐसे टाइम पीरियड में जाता है जहाँ से एक नया टाइम लूप क्रिएट हुआ था। पर हाँ, वो हर बार एग्जैक्ट सेम टाइम पे नहीं जाता है, वो कुछ मिनट आगे पीछे हमेशा होता रहता है। तो आनंद इस 1960 टाइम पीरियड से निकलना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि उस जासूस ने उसे कहा था कि समय चक्र शुरू होने के लिए एक साथ दो चीज चाहिए, एक जमीन पे खून और दूसरा उस टाइम आवाज एक निश्चित सीमा से ऊपर जाना चाहिए। तो आनंद एक लकड़ी के मदद से अपने हाथ से खून निकाल के जमीन पे गिराता है और साथ ही साथ वो जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चे को जंगल में एक सफेद घोड़ा दिखता है, तो वो उस घोड़े के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है और उस लड़के के पीछे पीछे उसकी बहन भी जंगल के अंदर चली जाती है। दोस्तों आपको याद होगा आनंद एक बार इस लड़की से मिल चुका है। तब ये लड़की रो रही थी क्योंकि उसका भाई जंगल में कहीं खो गया था। मतलब अभी जो हम देख रहे हैं, अब तक उसका भाई जंगल में खोया नहीं है। फिर हम देखते हैं रेजी अभी तक जिंदा है। वो किसी तरीके से दलदल से बाहर आ जाता है और तभी वो अपने सामने उन दोनों बच्चों को देखता है। और यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हमें पता चलता है ये छोटा बच्चा कोई और नहीं, रेजी खुद है और वो लड़की उसकी बड़ी बहन है जो 1994 में इस जंगल में कहीं खो गई थी। मतलब अभी हम 1994 के टाइम पीरियड में हैं। तो रेजी को इस हालत में देख के वो दोनों बच्चे डर जाते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। पर रेजी अपनी बड़ी बहन के पीछे दीदी दीदी पुकारते हुए भागने लग जाता है। इससे पहले कि वो अपनी दीदी को पकड़ पाता, वो एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है और वो लड़की आगे चली जाती है। फिर रेजी उठता है और फिर से उसके पीछे पीछे भागता है, पर अभी वो लड़की रेजी के आंखों के सामने से गायब हो गई होती है। रेजी बस अनुमान लगाते हुए भागता रहता है ताकि वो उस लड़की के पास पहुंच सके। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर पहले आनंद जमीन पे खून गिरा के जो जोर से चिल्लाया था, उसके चलते वो 1994 के इस टाइम पीरियड में टेलीपोर्ट हो गया है। और तभी वो अपने पीछे से रेजी को भागते हुए देखता है। फिर आनंद रेजी को पुकारते हुए उसके पीछे भागता है
तभी हम फिर से वही सीन देखते हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पे एक लड़की जानवर समझ के एक पुलिस वाले के ऊपर गोली चला दी थी। अब हम उसी सेम चीज को फिर से होते हुए देखते हैं। वो लड़की रेजी के ऊपर गोली चला देती है और वो मर जाता है। आनंद अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखता है और वो लड़की भी रेजी के ऊपर गोली चला के बहुत शौक में होती है। तो जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे फिर से एक लूप क्रिएट हो जाता है और आनंद फिर से टेलीपोर्ट होके अपने आप को 1994 के उस टाइम पीरियड में पाता है जहाँ पे स्टीफन ने एक अपराधी के ऊपर गोली चला दिया था, पर इस बार वो थोड़ा पहले पहुंच गया है। फिर आनंद स्टीफन को बताता है कि वो केरला पुलिस से है और आपको जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना है। आनंद स्टीफन को ये भी बताता है कि आप बाप बनने वाले हैं ना, मैं आपको बता दूं कि आपका एक बेटा होने वाला है। अगर आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे। आनंद से ये सब कुछ सुनने के बाद स्टीफन उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तभी आनंद अपना पर्स निकालता है और कहता है, देखिए ये मेरे पापा हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। दरअसल 30 साल पहले वो अचानक से ड्यूटी के टाइम कहीं गायब हो गए थे। इस फोटो को देख के स्टीफन शॉक हो जाता है क्योंकि ये फोटो वाला बंदा कोई और नहीं, स्टीफन खुद था। दोस्तों, अब तक तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि आनंद स्टीफन का ही बेटा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी स्टीफन आनंद के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पाता है, तो आनंद स्टीफन को वो सब कुछ बता देता है जो अगले कुछ मिनट में यहाँ पे होने वाला होता है, जैसे कि चमगादड़ का पोटी करना और सारे चमगादड़ एक साथ बहुत जोर से चिल्लाते हुए उड़ जाना और मुथुबेल का उन्हें मदद के लिए पुकारना। फिर एक के बाद एक सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसा आनंद ने कहा था। तो अब स्टीफन को आनंद के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है, तो आनंद स्टीफन से कहता है, कुछ भी हो जाए आप गोली मत चलाइएगा वरना सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। फिर आनंद और स्टीफन गन दिखा के उन गुंडों को डराते हैं पर गोली नहीं चलाते हैं, तो वो अपराधी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो भी पुलिस वाले स्टीफन के आसपास होते हैं वो उन सब को उस मूर्ति के पास बुलाते हैं। फिर आनंद उन सबको भी इस जंगल से बाहर निकलने के लिए राजी कर लेता है, तो वो लोग जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जाने लगते हैं। पर कुछ देर तक चलने के बाद वो देखते हैं वो फिर से उसी मूर्ति के पास वापस आ गए होते हैं। फिर ये लोग अपना डायरेक्शन चेंज करके लगभग उस मूर्ति के सभी डायरेक्शन में जाते हैं, पर फिर भी वो चल के वही मूर्ति के पास वापस आ जाते हैं। तभी आनंद को याद आता है कि वो जासूस पत्थर से पेड़ों पर सर्कल जैसा कुछ निशान बना रहा था। तो आनंद डिसाइड करता है कि इस बार हम सब स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि एक सर्कल में चलते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर ये लोग वैसे ही करते हैं और ये आइडिया काम भी करता है। फिर ये लोग धीरे धीरे करके इस मूर्ति से दूर चले जाते हैं। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। फिर भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, पर तभी यहाँ पे वो भागे हुए बदमाश भी आ जाते हैं। वो इनके ऊपर छुप के हमला करते हैं। पहले वो मुथुबेल की गर्दन मरोड़ के उसे जान से मार डालते हैं, फिर वो एक और पुलिस वाले को भी जान से मार डालते हैं। फिर आनंद, स्टीफन और पीटर मिलके 3 अपराधियों को भी बिल्कुल उसी तरीके से गर्दन मरोड़ के जान से मार डालते हैं। पर तभी एक अपराधी अचानक से कहीं से आके स्टीफन के ऊपर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। स्टीफन उस कील को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। आनंद ये देख के डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि फिर से खून जमीन पे गिरे, इसीलिए वो उस जख्मी एरिया को अपने हाथ से पकड़ लेता है। पर तभी हम देखते हैं उस कील में जो खून लगा हुआ था वो नीचे जमीन पे गिर जाता है और देखते ही देखते यहाँ पे अंधेरा छा जाता है और साथ ही साथ अचानक से कान के पर्दे को फाड़ देने वाली आवाज भी सुनाई देती है। पर शॉकिंगली इस बार फिर से लूप क्रिएट नहीं होता है और कुछ देर बाद वो आवाज शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो सब लोग अभी भी एक साथ होते हैं। दोस्तों, अभी फिर से एक टाइम लूप इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है कि न्यू टाइम लूप क्रिएट होने के लिए खून जमीन पे गिरने के साथ साथ एक निश्चित सीमा से ऊपर जाने वाला आवाज भी चाहिए। पर इस केस में सिर्फ खून जमीन पे गिरा था, पर निश्चित सीमा से ऊपर जाने वाला आवाज यहाँ पे नहीं था।
फिर आनंद को एक तरफ से कुछ कौओं का आवाज सुनाई देता है। जैसे कि हमें पता है उस मूर्ति के आसपास एक भी कौवे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये लोग उस लूप से बाहर आ गए हैं। फिर ये तीनों उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क दिख जाती है और तभी वो एक कार को भी वहां से गुजरते हुए देखते हैं। फिर ये तीनों भागते हुए जाते हैं और उस कार को रोक लेते हैं। तो आनंद उस कार वाले से पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है और वो बताता है कि अभी 1994 चल रहा है। तो आनंद स्टीफन और पीटर को उस कार में बिठा के भेज देता है, पर वो खुद उनके साथ नहीं जाता है क्योंकि वो 2024 से है। वो इस टाइम पीरियड में क्या करेगा। तो उन्हें भेजने के बाद वो फिर से उसी मूर्ति के पास जाता है और खुद के ही सर पे बंदूक रख के गोली चला देता है ताकि वो किसी तरीके से फिर से टेलीपोर्ट होके 2024 टाइम पीरियड में चला जाए। और अगर एक बार वो उस टाइम पीरियड में चला गया तो फिर वो आराम से जंगल से बाहर निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं वो सीधा अपने आप को अस्पताल में पाता है और उसके पास उसके पिता स्टीफन भी होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। 1994 में स्टीफन जंगल में गया था, वहाँ पे वो गोली चलाया था और एक टाइम लूप क्रिएट हो गया था। फिर वो वहाँ पे फंस गया और फिर उसका आनंद, अशोकन और रेजी के साथ कांटेक्ट हुआ। फिर वो तीनों भी जंगल के अंदर गए। फिर एक और नया टाइम लूप क्रिएट हो गया। पर जब आनंद स्टीफन और पीटर को 1994 में ही जंगल से बाहर निकाल लेता है और अपने अपने घर भेज देता है, मतलब अब वो 1994 वाला लूप क्रिएट ही नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि स्टीफन कभी मिसिंग ही नहीं होगा। तो चलो वापस प्रेजेंट स्टोरी पे आते हैं। फिर हम देखते हैं कि आनंद को एक बेटी होती है। आनंद की फिर से उसी भेल्लुरकड़ू पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग होती है, पर इस बार वो कांस्टेबल नहीं इंस्पेक्टर बन गया होता है। देखो उस समय उसके पास उसके पिता नहीं थे, माँ ने गरीबी में जैसे तैसे उसे पढ़ाया था, पर इस बार उसका इंस्पेक्टर बाप बचपन से उसके साथ ही था, तो उसे अच्छी एजुकेशन मिली और वो बन गया इंस्पेक्टर। पर हाँ, लूप डिस्कनेक्ट होने के बाद भी पता नहीं क्यों आनंद को सब कुछ अभी भी याद है। फिर हम देखते हैं आनंद कुछ कांस्टेबल के साथ भेल्लुरकड़ू पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। तभी वो बीच रास्ते में अशोकन को देखता है। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। दोस्तों इस बार अशोकन आनंद का जूनियर होता है। फिर एक कांस्टेबल अशोकन के कार के पास रुकता है और अशोकन आनंद के साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। तभी अशोकन को एक पुलिस वाले का कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि तमिलनाडु केरला बॉर्डर एरिया में हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिले हैं जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में फोटो शूट कर रहे थे और रेजी ने उन सबको पकड़ लिया है। तो आनंद ये सब कुछ फिर से होते हुए देख थोड़ा घबरा जाता है और जैसे उस दिन आनंद जिस जीप में जा रहा था उसके नीचे पीटर आ गया था, ठीक उसी तरीके से इस बार भी अचानक से कोई इनके गाड़ी के नीचे आ जाता है। फिर जब ये सब नीचे उतर के देखते हैं तो ये एक लड़की होती है। गाड़ी से टकराने के कारण वो बुरी तरीके से जख्मी हो गई होती है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ये वही 1994 वाली लड़की है जिसने रेजी के ऊपर गोली चलाई थी। तो उसे यहाँ पे देख के आनंद शॉक हो जाता है। फिर वो उस लड़की को तुरंत अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाने लगता है और साथ ही साथ उस लड़की के फोन से उसकी किसी करीबी को कांटेक्ट करने के इरादे से वो जैसे ही फोन अपने हाथ में लेता है वो फोन के वॉलपेपर को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उस वॉलपेपर में इस लड़की के साथ वो खुद होता है, पर यहाँ पे वो बूढ़ा हो गया होता है। तभी वो लड़की कुछ सेकंड के लिए होश में आती है और आनंद को पापा कह के पुकारती है, पर इससे पहले कि आनंद उसे कुछ पूछ पाता वो उसी के गोद में दम तोड़ देती है। फिर आनंद तुरंत गाड़ी को रोकता है और अपनी पत्नी को कॉल करके बेटी के बारे में पूछता है। तो आनंद की पत्नी उसे कहती है कि अभी मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद आनंद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और तभी वो देखता है जंगल के अंदर से सफेद घोड़े में बैठ के एक बंदा उसे देख रहा होता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तुम ध्यान से सुनना, जब उस लड़की ने रेजी के ऊपर गोली चलाई थी वो टाइम पीरियड था 1994, पर ये तो आनंद की बेटी है, मतलब वो फ्यूचर से है। मान के चलो 2044 से है।
तो फिर वो उस टाइम 1994 में क्या कर रही थी? देखो, इसके बारे में इस मूवी में हमें डायरेक्टली कुछ भी बताया नहीं गया है, पर अगर हम थोड़ा खुद का दिमाग लगाएंगे तो उसका लॉजिकल आंसर कुछ यूं होगा कि आनंद की बेटी 2044 में अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलके मजे मजे में शिकार करने के लिए उसी जंगल में आई थी। फिर वो खुद या फिर उसके किसी दोस्त ने 2044 में किसी जानवर का शिकार किया होगा और फिर जमीन पे खून और गन साउंड के चलते वहां पे एक टाइम लूप क्रिएट हुआ होगा और वो सब उस टाइम लूप में फंस के सीधा 1994 में आ गए होंगे। पर क्योंकि इस बार वो सब लोग एक साथ 2044 से 1994 में आ गए थे, इसीलिए शायद उन्हें ये पता ही नहीं चला होगा कि वो 1994 में आ गए थे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।